हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिसकंटिन्यू किया था, जहां से और वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके कंप्लीट हो गए थे। हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 32 तक हमने डिस्कशन कर लिया था, और आर्टिकल 35 तक इवन हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा हुआ है। दो आर्टिकल्स जो थे जिसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया था और उसको मैंने रोक के रखा हुआ था, आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13, ये दो आर्टिकल्स बचे हुए हैं। तो उस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और उसके फीचर्स को हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का हिसाब किताब दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फिर अभी देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 12। तो आर्टिकल नंबर 12 जो है हमारे संविधान का, जो आर्टिकल नंबर 12 है हमारे पार्ट 3 का, वो कहता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा से आप क्या समझते हैं? परिभाषा राज्य की, किसी भी राज्य की परिभाषा क्या होती है? पहली चीज तो यह है कि राज्य क्या होता है। तो राज्य का मतलब यह नहीं कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल इस तरीके से हम स्टेट को समझ लें। स्टेट का मतलब होता है पूरा का पूरा देश, और उसमें काम करने वाली जो संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, उन सभी संस्थाओं को स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। जो लोगों के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, जितनी भी संस्थाएं जो लोगों के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, और उन कानूनों से लोगों के ऊपर जो भी रूल रेगुलेशन है या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों से वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं लोगों की लाइफ पे, तो वो सारी संस्थाएं जो हैं स्टेट के तौर पे काम करेंगी। तो एक एक करके देखते हैं। जो टर्म है स्टेट हैज बीन यूज्ड इन द डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब हमको लोगों को क्या देना है? फंडामेंटल राइट देना है। हमको लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना है। तो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए या लोगों को उनके अधिकार देने के लिए कोई तो संस्था बनाई गई होगी ना, जो लोगों के लिए काम करेगी, और लोगों के लिए काम करके इस तरीके से काम करेंगे कि लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज और अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जाए। और अगर वो संस्थाएं अगर अपना काम करने में असक्षम होंगे तो लोग जो है अपना अधिकार क्लेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यही चीज कि फंडामेंटल राइट्स देने तो है लोगों को, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? उसके लिए जितनी भी संस्थाएं कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य की परिभाषा में इंगित किया गया है, उनको रखा गया है। Hence, Article 12 has been defined the term for the purpose of Part 3। तो कुल मिलाके भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़े कि इंसान को जो भी अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने का जो काम करती हैं वो संस्थाएं जो लोगों तक फंडामेंटल राइट्स को पहुंचाने का काम करती हैं, वही राज्य में आते हैं, वही राज्य हैं। अब हम देखेंगे कि राज्य में कौन कौन आता है। राज्य है क्या? राज्य मिल करके किस चीज से बना है? किस चीज से मिलकर के बना है राज्य? तो यहां पर गवर्नमेंट मतलब सरकार और पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, तो भारत सरकार और जो भारत की संसद है, यही लोग सारा का सारा कानून बनाते हैं। यही सारी कानून व्यवस्थाएं जो है लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं। तो गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी आता है और लेजिस्लेटिव भी आता है, जिसमें कार्यपालिका भी आएगी और विधायिका भी आएगी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार, आप इसको एक लाइन में याद कर सकते हैं कि जो स्टेट में जो सबसे पहली चीज है वो है केंद्र सरकार, उसके बाद आती है राज्य सरकार, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। राज्य सरकार, अब राज्य सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हैं, मतलब कार्यपालिका के तौर पे काम कर रहे हैं, और जो विधायिका के तौर पे काम कर रहे हैं, ये भी राज्य की परिभाषा के अंदर निहित हैं। अगली चीज,
ऑल द लोकल अथॉरिटीज, जितने भी लोकल संस्थाएं हैं जैसे पंचायतें हो गई, म्युनिसिपल बॉडीज हो गई, तो ये सब भी क्या कर रहे हैं, लोगों को उनका अधिकार दिलाने में मददगार साबित हो रहे हैं, सरकार का काम आसान कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फीचर्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही आप देख सकते हैं, जो पार्लियामेंट है ये यही काम करती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कैसे किया जाए, उनको अच्छी से अच्छी चीजें सुविधाएं कैसे दी जाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो सरकारें योजनाएं बनाती हैं, केंद्र सरकार योजना बनाती है, वैसे ही राज्य सरकार योजना बनाती है, योजना बना करके उसको लोगों तक पहुंचाने का भी काम। तो कहने का मतलब यहां पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही आ गए, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। केंद्र सरकार ने अपना काम अपने लेवल पे किया, राज्य सरकार अपना काम अपने लेवल पे किया, वैसे ही लोकल अथॉरिटीज जो हैं वो भी अपना काम करते हैं। पंचायतें और म्युनिसिपल बॉडीज ये भी लोगों को उनके अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। अदर देन दैट, और भी जो भी सरकारी या प्राइवेट संस्थाएं जो कि लोगों तक लोगों के अधिकारों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको स्टेट के अंदर डिफाइन किया गया है। तो दैट इज ऑल अदर अथॉरिटीज, दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, लाइक LIC, ONGC, सेल, तो ये जितनी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए ही तो काम कर रहे हैं, लोगों की सुख सुविधा के लिए ही तो ये काम करते हैं। तो इनको भी किसमें रखा गया है, आपके स्टेट के डेफिनेशन के अंदर रखा गया है। और मुद्दे की बात यह है कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर इससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स फुलफिल हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो लोग जो हैं वो अपने अधिकार को मांगने के लिए, क्लेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। Thus all state has been defined in the wider sense so as to include all its agencies। तो राज्य के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं जो कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं सरकार के लिए या संविधान में दिए गए वर्णित फंडामेंटल राइट्स के लिए, it is the action of these agencies that can be challenged in the courts फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इन सारी संस्थाओं के अगेंस्ट या फिर इन सारे संस्थाओं से अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई प्राइवेट संस्था भी है, अगर सरकारी तो सरकारी, अगर कोई प्राइवेट संस्था भी है अगर, और उसके काम करने से लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं, तो उसको भी स्टेट के अंदर रखा जाएगा और उससे भी फंडामेंटल राइट्स की मांग की जा सकती है। तो इसके अंदर जितने भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान हैं जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, वहां से या फिर उनसे फंडामेंटल राइट्स को क्लेम किया जा सकता है। बात करते हैं आगे आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी संस्था है जो कि काम कर रही है लोगों के भला करने के लिए, और अगर उसने जो भी कानून बनाया है उससे अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसके बनाए हुए प्रावधान को क्वैश किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि पहली चीज तो हमने जो डिस्कशन किया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या फीचर्स हैं, फिर उन फंडामेंटल राइट्स को आगे कौन बढ़ाएगा, उन फंडामेंटल राइट्स को लोगों तक कौन पहुंचाएगा, उसको हमने पढ़ लिया आर्टिकल नंबर 12 में। और अगर वो संस्थाएं जो आर्टिकल नंबर 12 में हमने देखा, वो संस्थाएं अगर कोई भी कानून बनाती हैं या कोई ऐसा प्रावधान बनाती हैं जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्वैश कर रहा है या लोगों के फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उन बनाए हुए नियमों को वॉइड घोषित कर सकता है, उसको कैंसल आउट कर सकता है। अर्थात वो जो भी रूल्स बने हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे उनको क्वैश कर दिया जाएगा, उनको मान्य नहीं रखा जाएगा।
तो लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, तो कहने का मतलब हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, छीन सकता है या छीनता है। तो आर्टिकल 13 जो है वो डिक्लेयर करता है कि ऑल द लॉज, जितने भी लॉज हैं दैट आर इनकंसिस्टेंट, जो कि सही नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का डेरोगेशन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को छीन रहे हैं, तो उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, उनको वॉइड, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, उनको कैंसल आउट कर दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि कोई भी कानून बनेगा तो उसकी जांच की जाएगी, कोई भी काम होगा तो उसकी जांच होगी, और अगर उस जांच में यह पाया गया कि उस कार्य ने या उस कानून ने लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर लिया है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे अगर हमारे घर में भी कोई भी रूल बनता है, रेगुलेशन बनता है, तो रूल रेगुलेशन बनता तो है लेकिन उसकी जांच होती है बाकायदा, घर वाले चेक करते हैं कि उससे किसी का नुकसान तो नहीं है, उससे किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो या तो उस रूल को हटा दिया जाता है और या तो उस पर्सन को इम्यूनिटी दी जाती है। अपने घर के अंदर ही देख लें अगर हम, तो वैसे ही देश के अंदर होता है। देश के अंदर कोई भी कानून, कोई भी प्रावधान अगर बनाया गया तो अगर उस प्रावधान से किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अगर हट जाता है या छीना जाता है या फिर उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो उस पूरे रूल को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, इस जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। अब ये जो पावर है, ये जांच करने की जो शक्ति है, ये किसके पास है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास भी कैसे है? तो आर्टिकल नंबर 32 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स के हनन के केस में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि पूरे क्या बोल सकते हैं, प्रावधान को वो चेक करे। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, 5 प्रकार के रिट्स को पढ़ा था हमने, हेबियस कॉर्पस देखा था, मैंडेमस देखा था, प्रोहिबिशन देखा था, सर्शियरी देखा था और क्यू वारंटो देखा था। और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चेक करे कि लॉ जो है अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको क्वैश कर दिया जाएगा। दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो सकता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट रहेगा, हाई कोर्ट हमेशा रहेगा। आर्टिकल नंबर 13 जो है हैज बीन गिवन अ वाइड कैनोटेशन। यहां पे कह रहा है कि एक ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून, पूरा एक विस्तृत तरीके से कानूनों की विवेचना की जाएगी, सभी कानूनों को जांचा जाएगा। तो कैसे कानून जो अगर इनकंसिस्टेंट पाए गए तो उसको हटा दिया जाएगा। तो परमानेंट लॉज, अब ये परमानेंट लॉज कौन बनाता है? हमारी संसद बनाती है या फिर राज्य सरकारें बनाती हैं। जैसे विधानसभा जो है, हर राज्य के अंदर जो भी कानून बनाएंगे उसकी जांच की जाएगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। टेम्पररी लॉज जैसे कि राष्ट्रपति और गवर्नर के द्वारा अगर कुछ ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, अगर कोई अध्यादेश जारी कर दिया गया तो उसकी भी जांच होगी। सैचुरेशन इन इंस्ट्रूमेंट्स in the nature of delegated legislation, executive legislation like order, bylaws, rule, regulation, कोई नियम है, कोई कानून है, कोई नोटिफिकेशन है, इस तरीके से कि उससे लोगों का अधिकार जो है वो हनन हो रहा है, तो उसको भी क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। और फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज का मतलब जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे विचार हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, जो एक धारणा, ट्रेडिशंस, इन सारी चीजों में भी, इन सारी चीजों की वजह से भी अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसको क्या किया जाएगा? क्वैश किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। Thus not only a legislation but any of the above can be challenged in the court as violating the fundamental rights and hence can be declared void.
जैसे अगर हमारे घर की अगर हम बात करें तो हमारे घर में कोई भी कानून बनता है तो कानून में पूरी की पूरी जांच की जाती है कि घर के किसी भी मेंबर को कोई भी तकलीफ ना हो इस कानून की वजह से। अगर किसी भी मेंबर ऑफ द फैमिली को अगर कोई दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, तो पूरे के पूरे कानून को क्या किया जाता है, बदला जाता है। और इस चीज को एक बिल्कुल इंश्योर कर लिया जाता है कि उस प्रावधान से सभी को फायदा हो रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। Further, Article 13 declares that the constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. अब यहां पर एक बात कही जा रही है कि भाई साहब देखिए, जो अमेंडमेंट होता है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर सरकार या संसद किसी भी नियम को चेंज करती है या संविधान की किसी नियमावली को चेंज करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो पार्ट 20 में आता है, तो वहां पर वो फंडामेंटल राइट्स में तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लेजिस्लेशन आया केशवानंद भारती केस के अंदर 1973 के अंदर कि ठीक है, सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है और वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना होगा जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए किसी भी अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो यहां पर यही बोल रहा है कि हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन केशवानंद भारती केस 1973 दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के ये है कि कोई भी बदलाव आपको करना है आप कर सकते हैं, संसद के पास पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए। अर्थात जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो रीढ़ की हड्डी है हमारे संविधान का, और बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में वो सारी बातें आती हैं या फिर उसको समझा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स के बेसिस पे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट छेड़छाड़ करेगा या उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करेगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको यहां पर तक चीजें समझ में आई हो। अब जो नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है ना एक डायरेक्शंस के तौर पर काम करते हैं। आज हम यहां पे इसके फीचर्स को ही डिस्कस करेंगे, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक डायरेक्शंस है, जैसा कि फंडामेंटल राइट था वहां पे आपके अधिकार थे, उनको आपसे कोई छीन नहीं सकता है और सरकार को आपको आपके अधिकारों को देना ही पड़ेगा। कहने का मतलब किसी भी तरीके से अगर सरकार को नुकसान भी हो रहा है तो उस नुकसान को सरकार झेलेगी और आपको आपके अधिकार देगी। लेकिन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ना, ये एक तरीके से निर्देश है, सरकार को एक निर्देश है कि राम राज्य जैसी स्थापना की जाए, देश के अंदर एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर इसको स्थापित किया जाए। और राम राज्य जैसा आप समझते हैं जहां पर एक आइडियल स्टेट, कहने का मतलब कोई दुखी ना हो, सब खुशहाल रहे, दुनिया की जितनी खुशियां हैं वो इस देश के अंदर आ जाएं, इस तरीके की जो बातें हैं वो रखी गई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हमने एडॉप्ट किया है या बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इस डीपीएसपी को बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमने जो नोट करना है, हमने जो आंसर देना है कि इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो और होता क्या है इसके अंदर, तो कुल मिलाकर के रामराज्य जैसी स्थापना, एक खुशहाल देश, इस देश के अंदर कोई भी दुख ना हो, यहां पर एक एक व्यक्ति इतना ज्यादा खुश रहे, इतनी सुविधाएं उसको मिल जाएं,
जिसकी कोई कल्पना ना कर सके, इस तरीके की बातें रखी गई हैं इस डीपीएसपी के अंदर। जैसे कि अगर हम अपने घर की बात करें तो घर के अंदर अगर हमको जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जिसको हमारे घर वाले जरूर देते ही देते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो फंडामेंटल राइट्स के तौर पे समझ सकते हैं आप। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और जो बेसिक एजुकेशन है, इन सब चीजों को हमारे घर वाले हमको मुहैया कराते ही कराते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। लेकिन अगर हमारे घर वाले जो है वो हमसे उम्मीद या फिर उनकी भी कोशिश ये रहती है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीजों को प्रोवाइड कर सकें, वो भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा मर्सिडीज में घूमे, हेलीकॉप्टर से आए जाए और कहने का मतलब वर्ल्ड टूर करे, इस तरीके की चीजें वो चाहते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो वो नहीं देते हैं, लेकिन उम्मीद तो हमेशा रखते हैं कि नहीं, अगर कल को हमारे पास अच्छी चीजें होंगी तो हम अपने बच्चे को ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। तो देश भी ऐसे ही उम्मीदें रखा है और एक क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं, थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है और ये कहता है कि अगर भविष्य में ये सारी चीजें हमारे देश के पास हुई तो अपने सिटीजन्स को ये सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे कि हम अपने घर के अंदर अगर हमारे बेसिक नेसेसिटीज पूरे नहीं होते तो हम अपने बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड रख सकते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन कल को अगर हमें मर्सिडीज नहीं मिल रही है, हमारे पिताजी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप उनसे बहस नहीं कर सकते, आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। सेम उसी तरीके से जो डीपीएसपी है ये बेसिकली उम्मीदें कह सकते हैं आप, और अगर ये पूरे नहीं होते हैं तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था आर्टिकल नंबर 13 में कि आप न्यायालय जा सकते हैं, वहां पर आप डिमांड कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन डीपीएसपी के लिए आप अपना डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो जो डीपीएसपी है, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल, these are not enforceable by the any court। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के बीच में डीपीएसपी का हिसाब किताब दिया गया है हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर। जो फ्रेमर्स हैं हमारे संविधान के, इसको उन्होंने बोरो किया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कॉपी किया है कहां से, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड की कैपिटल क्या होती है, डबलिन होती है, और स्पेन की कैपिटल क्या होती है, मैड्रिड। बी.आर. अंबेडकर ने डिस्क्राइब किया है इनको नोवेल फीचर्स। नोवेल फीचर्स का मतलब ये नए फीचर्स हैं, बिल्कुल एकदम नए नए फीचर्स हैं जो कि पहले नहीं थे और अभी हमारे संविधान के अंदर इनको रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलोंग विद द फंडामेंटल राइट्स। अब अगर देखिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हमारे संविधान की आत्मा के तौर पे काम कर रहे हैं। हमें सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। भविष्य में और अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, ये डीपीएसपी है। तो ये दोनों चीजें अगर मिल जाएं किसी इंसान को तो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, एवोल्यूशन होगा। जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसको पढ़ने के लिए अगर सारी सुख सुविधाएं दी जाए, उसके राइट्स हो गए, और निकट भविष्य में उसको और अच्छी चीज दी जाए, उसको फॉरेन भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, तो उस बच्चे का क्या होगा, एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगा। तो सेम वे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये संविधान के आत्मा के तौर पर काम कर रहे हैं। एक जूरिस्ट है, एक क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं, ग्रेवलिन ऑस्टिन, और इनका यह कहना है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे संविधान के कंसाइंस हैं। तो ये एक लाइन में आपसे एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली कि किसका स्टेटमेंट है ये कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है ग्रेवलिन ऑस्टिन। यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इंग्लैंड और क्या बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम है। ये जो सेक्शन है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन में आता है, और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये जो ब्लू कलर का सेक्शन आप देख सकते हैं यहीं से लिया गया है, क्या इसको बोरो किया गया है, डीपीएसपी को बोरो किया गया है। कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सरकार जो है कभी भी कोई कानून बनाएगी, कभी भी कोई प्रावधान बनाएगी तो इन डीपीएसपीज का ख्याल अपने दिमाग में बना करके कोई भी कानून का प्रावधान बनाएगी। कोई भी कानून ऐसे नहीं बनाया जा सकता है। कुछ भी बनाने से पहले अपने के दिमाग में होना चाहिए कि ये डीपीएसपीज का बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है,
तो यहां पर यही चीज लिखी है कि स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग द लॉज। किसी भी कानून को, किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले इन डीपीएसपीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं, संवैधानिक सलाह है संसद को, या रिकमेंडेशंस हैं राज्य को कि कुछ भी आप बनाते हैं, जैसे कि आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे कोई भी काम कर रहा है तो आपको डीपीएसपी का ध्यान जरूर रखना होगा। Directive principles of the directive principle constitutes a very comprehensive economic, social and political program। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रियम्बल के अंदर, प्रियम्बल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन तीनों जस्टिस के तरीकों को आपको इंश्योर करना है। जस्टिस हमने पढ़े थे 3 तरीके के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इन तीनों न्याय को एंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कौन, आपका डीपीएसपी। बेसिकली जो पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वो दिलाता है आपका फंडामेंटल राइट्स। सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी जो है वो दिलाती है डीपीएसपी। न्याय की अगर हम बात करें तो इन तीनों न्याय को दिलवाने की कोशिश करता है कौन, डीपीएसपी जो है वो प्रोवाइड करता है। They aim at realizing the high ideals of justice। मतलब जो हमारे प्रियम्बल में हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो टारगेट्स थे, जैसे कि क्या, न्याय, फिर आजादी और समानता और फिर भाईचारा। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो चारों बातों को हमने अपने प्रियम्बल के अंदर पढ़ा था, तो इन चारों चीजों को एंश्योर करवा रहा है कौन, उसको पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है कौन, डीपीएसपी। तो न्याय पढ़े थे हम 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर हम लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इक्वालिटी भी थी कई सारी, फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात हमने की थी। फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। इनका अगर कुछ हनन होता है अगर, तो आप न्यायालय में जाकर के ये डिमांड नहीं कर सकते कि भैया हमारा डीपीएसपी जो है वो छीन लिया गया है या हमको डीपीएसपी नहीं मिला है। ठीक है, they are not legally enforceable by the court for their violation। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं भले ही नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन संविधान में कोई भी न्याय या कानून बनाने से पहले इनको ध्यान जरूर रखना होगा। कहने का मतलब ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका ध्यान आपको रखना ही रखना है कुछ भी कानून बनाने से पहले। दे एम्बॉडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। मैंने आपको बताया कि जो राम राज्य की स्थापना करने का विचार है उसको पूरा करता है ये आपका डीपीएसपी। वेलफेयर स्टेट बनाना है, एंड नॉट अ पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट क्या होती है, पुलिस स्टेट जैसे अंग्रेजों का था। पुलिस स्टेट का काम था कि केवल राज्य की सुरक्षा करना दुश्मन से। लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, लोगों के ऊपर किस तरीके का सलीका अपनाया जा रहा है या लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इसके ऊपर कभी भी पुलिस स्टेट ध्यान नहीं देता है। वेलफेयर स्टेट जो है वो सबका ध्यान देता है। सुरक्षा तो हमको करनी है, लेकिन लोगों के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। टू एस्टैब्लिश द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। यहां पर देखिए, हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, राजनीतिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एंड सामाजिक डेमोक्रेसी को कौन इंश्योर कर रहा है, तो आपका डीपीएसपी इंश्योर कर रहा है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 ब्रॉडर कैटेगरीज। एक है समाजवादी, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। तो जो डीपीएसपीज हैं इनको 3 सेक्शन में देखा जा सकता है, इनको डिस्क्राइब किया गया है। पहला है आपका सामाजिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। तो इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।